जब उसने हमला किया तो उसका व्यवहार एक अलग तरह का था, लेकिन वह उस पर अपनी उंगली नहीं रख सका। हालांकि सिकंदर उस व्यवहार को महसूस कर सकता था। अर्जुन देव के पास न केवल एक बुजुर्ग का असर था, बल्कि उनके पास एक शक्तिशाली विशेषज्ञ का विश्वास भी था। इसके अलावा उनके पास एक शक्तिशाली विशेषज्ञ का विश्वास था, जिसने इन सुप्रीम स्काई संप्रदाय के जूनियर्स का मनोबल बढ़ाया, जिससे वे गर्म खून वाले बन गए। जब सिकंदर ने अपने पीछे अनुभवी बुजुर्गों को देखा तो वो फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उनके समूह की समग्र ताकत लगभग हाउटियन संप्रदाय के समान ही होनी चाहिए। हालांकि अगर वे युद्ध योग्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे तो वे अर्जुन देव के समूह से तुलना नहीं कर सकते थे। वजह थी सिकंदर। सिकंदर का हाव भाव अर्जुन देव जैसा नहीं था। उनके पास वह बेजोड़ आत्मविश्वास नहीं था जो संप्रदाय के लोगों को देता था। द्वीप भगवान जिया, अगर और कुछ नहीं है तो मैं भी अपनी छुट्टी ले लूंगा। सिकंदर ने जिया खैंग को मुट्ठी में बांधकर सलामी दी और विदा ली। फिर उन्होंने पूर्णिमा मंडप के मार्शल ऋषियों को लॉबी से बाहर निकाला। सभी के चले जाने के बाद लॉबी में केवल जिया फैंग और पीले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी ही रह गया। जब जिया खैंग ने पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की खूनी बाह देखी, जो अभी तक ठीक नहीं हुई थी, तो उसने आह भरी। ऐसा लगता है कि इस बार वास्तव में कोई समस्या है। भाई जिया, आप किस बात से डरते हैं? मैंने आपको एक बार में इस बव्वा को नीचे ले जाने के लिए पहले एक वॉइस प्रोजेक्शन भेजा था। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी और उसे बिना कुछ लिए जाने दिया? पीले वस्त्र पहने बूढ़े ने व्यथित महसूस करते हुए मांग की। जिया फैंग ने एक चिंतनशील अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उन्होंने कहा, आप बहुत सरलता से सोच रहे हैं। इस बव्वा ने आपको एक मुक्के से हरा दिया। यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि आपने उसे कम करके आंका था। हमें क्या करना चाहिए? आप इसे निगलने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। जब जिया खैंग ने यह सुना तो उसका चेहरा डूब गया। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, मेरा उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं है। अब उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कोई सबूत ढूंढना पहले से ही बहुत मुश्किल है। हालांकि मेरे पास उससे निपटने के अपने तरीके हैं। उस समय मैं उसे कुत्ते की तरह अपने सामने दया की भीख मांगने के लिए मजबूर करूंगा। पीले वस्त्र पहने बूढ़े ने चारों ओर देखा और पूछा, भाई जिया, आपका क्या मतलब है? मौन, जिया खैंग ने सावधानी से कहा। फिर एक भयावह दृष्टि के साथ उसने कहा, बस रुको। पहले उसे कुछ दिनों के लिए इधर उधर कूदने दो। ये बूढ़ा आदमी बेरहमी से उसे थप्पड़ मारकर मार डालेगा। अज्योर मोनाक द्वीप पर हाउटियन संप्रदाय के शिविर में अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे जतिन, जियानर और फराह लियू के माथे पर रखा। फिर उन्होंने उनके शरीर में मृत्यु क्यूई को परिष्कृत करने के लिए बिजली जिम्मेदार ऊर्जा का उपयोग किया। यह बूढ़ा आदमी वास्तव में निर्दयी है। अगर मैं आपके शरीर में मौत क्यूई में और देरी करता हूं तो परेशानी होगी। अर्जुन देव ने अपना हाथ हटा लिया और अपनी ऊर्जा बिखेर दी। फिर उन्होंने तीनों से बात की, जिनका रंग काफी बेहतर लग रहा था। हालांकि जतिन जोर से हंस पड़े और जल्दी से पूछा, बड़े भाई अर्जुन देव, क्या तुमने सच में उस ब्लैक स्टोन ओल्ड रेवेनेंट को मार डाला? फराह लियू और जियान एयर ने जल्दी से पूछा। हाथ मिलाने के बाद भी उन तीनों का ब्लैक स्टोन ओल्ड घोस्ट से कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था कि दूसरा पक्ष कितना शक्तिशाली था। अर्जुन देव ने खड़े होकर कहा, ब्लैक स्टोन ओल्ड रेवेनेंट को बहुत शक्तिशाली सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज नहीं माना जाता है। जिस चीज से निपटना मुश्किल है वह है उसके हाथों में 3 विशेष रूप से परिष्कृत अंडरवर्ल्ड फायर राक्षसी लाशें। अन्यथा उसे एक ही रैंक के काश्तकारों के बीच ज्यादा नहीं माना जाएगा। मेरा भौतिक शरीर पहले ही रैंक 3 ऋषि शरीर के शिखर पर पहुंच चुका है, कृपान दांव के साथ युग्मित, जिसे मैं खेती करता हूं। मुझे उसकी अंडरवर्ल्ड फायर डेमोनिक लाश से डर नहीं लगता।
इसलिए उसे मारना आसान था। जब उन तीनों ने अर्जुन देव को सहज भाव से ये कहते सुना, लेकिन उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ, तो वे मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। बड़े हॉल में उसके फड़फड़ाते लंबे बालों और फड़फड़ाते सफेद वस्त्रों के दृश्य ने उन तीनों पर गहरी छाप छोड़ी थी। जैसी अर्जुन देव ने एक कदम आगे बढ़ाया, उनके शरीर से एक असीम प्रकाश चमकने लगा, दुनिया के सबसे चमकीले कीमती कृपाण की तरह। आप तीनों को खुद को इतना नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। यदि आप अच्छी तरह से सहयोग करते हैं और लालची नहीं होते हैं, तो आप निश्चित रूप से जीतने में सक्षम होंगे। केवल आप तीनों के साथ, आप ब्लैकस्टोन और रेवेनेंट के साथ उसकी राक्षसी लाशों के बिना ड्रॉ के लिए लड़ सकते हैं। इस बार मैंने जानबूझकर आपको सबक सिखाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अर्जुन देव बता सकते थे कि वे तीनों कुछ चिंतित थे। अगर उसने उन्हें सबक नहीं सिखाया तो यह व्यर्थ होगा। यदि वो इसे फिर से कहते हैं तो यह अधिक आश्वस्त करने वाला होगा। उन तीनों ने अजीब तरह से अपना सिर नीचे कर लिया। अर्जुन देव के ये कहने के बाद उन्हें जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं मिला। अर्जुन देव ने एक समुद्र का नक्शा निकाला और उन तीनों को एक साथ इकट्ठा किया। फिर उन्होंने कॉर्प्स रेस के कब्जे वाले कई समुद्री मानचित्रों की ओर इशारा किया और कहा, कॉर्प्स रेस द्वारा उत्पीड़न के इस दौर के बाद शायद थोड़ी देर के लिए शांति होगी। आप इस समय का उपयोग सैन्य गुण प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। जिया फैंग के सामने शेखी बढ़ाने के बाद अगर मुझे कोई सैन्य गुण नहीं मिल सका तो यह हास्यास्पद होगा। यह महान अराजकता प्रतिभाओं के लिए केवल एक आकस्मिक मुठभेड़ नहीं है। हालांकि हमारे नाम अभी के लिए अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम एक दिन प्रसिद्ध नहीं होंगे। जब तीनों ने अर्जुन देव को उचित मामलों के बारे में बात करते सुना, तो उनके हाव भाव गंभीर हो गए। जतिन को लगा कि उसका खून खौल रहा है। उन्होंने कहा, वो जिया फैंग खुद को इज़्योर मोनार्क मार्क्विस कहता रहता है। 1,00,000 सैन्य गुण। इस बार मुझे 1,00,000 मार्क्विस भी प्राप्त करने हैं। हालांकि फराह लियू और जियानर धीरे से हंसे। क्या डींग हाँकने वाला है। अर्जुन देव भी मुस्कुराए। तीनों में से जिसे उसने सबसे अधिक सोचा था वो जतिन था। जतिन की प्रतिभा और तीक्ष्णता उत्कृष्ट थी, हालांकि वो पर्याप्त परिपक्व नहीं था। कुछ पॉलिशिंग के साथ उसके पास निश्चित रूप से कुछ उपलब्धियां होंगी। आप तीनों टीम का नेतृत्व करेंगे। हर दोपहर जब डेथ क्यूई अपने सबसे कमजोर स्तर पर होती है, तो आप इन द्वीपों पर जाकर उन्हें परेशान कर सकते हैं। हालांकि जब आप आगे हो तो रुकना याद रखें। जब मैं लौटा तो मैंने आसपास के समुद्री क्षेत्र की स्थिति का निरीक्षण किया। जब तक आप वैसा ही करते हैं जैसा मैं कहता हूं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतना कहने के बाद अर्जुन देव ने अन्य द्वीपों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन द्वीपों पर मत जाओ। उनके पास सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज है जो उनकी रखवाली कर रहे हैं। जब आप जा सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद अर्जुन देव ने तीनों की पिछली लड़ाइयों के आधार पर उनकी कमियों की ओर इशारा करते हुए संकेत दिए। काफी देर बाद तीनों खुशी खुशी चले गए। कमरे में केवल अर्जुन देव ही रह गए। उसने अपना हाथ खोला और उसकी यूनिवर्स रिंग में एक कड़ाही दिखाई दी। ड्रैगन और फीनिक्स को कड़ाही पर उकेरा गया था, जो बहुत ही सजीव लग रहे थे। कड़ाही में एक भयंकर बैंगनी लौ जल रही थी और लौ के बीच में एक जेड सफेद अंडा था। कड़ाही ड्रैगन फीनिक्स कार्ड्रोन थी। लौ बहुत मजबूत पर्पल थंडर ट्रू फायर थी। स्वाभाविक रूप से अंडा गोल्डन क्रो एग था। अर्जुन देव को इस गोल्डन क्रो अंडे से निकलने के लिए सोलर ट्रू फायर की उत्पत्ति ज्वाला का एक निशान निकालने की आवश्यकता थी। अभी तक अर्जुन देव के पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। हालांकि पर्पल थंडर ट्रू फायर भी एक चरम यांग लॉ थी। यदि उसने अंडे को सेने के लिए अपनी मूल लॉ का उपयोग किया तो कुछ प्रभाव होना चाहिए। अर्जुन देव ने ध्यान से देखा। पर्पल थंडर ट्रू फायर द्वारा 1.5 साल के पोषण के बाद जेड सफेद अंडे के खोल में वास्तव में कुछ दरारें थी।
हालांकि वे बालों की तरह पतले थे और मुश्किल से ध्यान देने योग्य थे। अर्जुन देव को नहीं पता था कि उन्हें इस गोल्डन क्रो अंडे को वास्तव में फूटने में कितना समय लगेगा। हालांकि कम से कम कुछ आशा थी, जिससे उसे कुछ आशा मिली। ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन को दूर रखने के बाद अर्जुन देव कमरे के चारों ओर घूम रहे थे। फिर उसने उस दिन बड़े हॉल में अपने और जिया फैंग के बीच संघर्ष के बारे में सोचा। उसके बाद वह अपने अनुमान के बारे में और भी अधिक निश्चित था। दुनिया में सब कुछ लाभ शब्द के इर्द गिर्द घूमता है। ये या तो खुद को फायदा पहुंचाता था या दूसरों को फायदा पहुंचाता था। बिना किसी कारण के नफरत कैसे हो सकती है? ड्रैगनवुड स्टार पर बुशन पैलेस की रक्षा की तीसरी पंक्ति मुख्य रूप से 3 द्वीपों से बनी थी: एज़्योर मोनार्क द्वीप, व्हाइट मोनार्क द्वीप और ब्लैक मोनार्क द्वीप। इस समय बिरांशु और बाहो जिमेन शराब पी रहे थे और ब्लैक मोनार्क द्वीप पर बातचीत कर रहे थे। बाहो जिमेन ने शराब का एक घूंट लिया और मुस्कुराया। भाई बिरांशु, आपने वास्तव में इस बार अपनी ताकत दिखाई। पहाड़ों और नदियों को ढकने वाली बर्फ, वे लाश दौड़ राक्षसी लाशें सभी बर्फ में जमी हुई थी। द्वीप पर सभी लोग दंग रह गए। बीरांशु के दिल में बहुत अहंकार महसूस हुआ। हालांकि वो विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, वे सिर्फ मोनार्क ग्रेड राक्षसी लाशें हैं। वे सच्चे विशेषज्ञों के सामने कुछ भी नहीं हैं। चूंकि व्हाइट बोन सॉवरेन और अंडरवर्ल्ड फायर सॉवरेन के वंशज यहां हैं, इसलिए वे ऋषि ग्रेड राक्षसी लाशें भी लाए होंगे। बाहो जिमेन जानता था कि इस समय क्या कहना है। उसने टोस्ट की पेशकश की और कहा, है भाई बिरांशु बहुत विनम्र है। मैंने 10 मेडियल ग्रेड मार्शल ऋषियों को मार डाला और एक ही बार में 3000 सैन्य गुण प्राप्त किए। मेरी तुलना कौन कर सकता है? मुझे इस बार निश्चित रूप से राजा प्रदान किया जाएगा। ब्लैक मोनार्क द्वीप एज़्योर मोनार्क द्वीप के समान था। उन पर भी हमला किया गया। बीरांशु वास्तव में भयानक रूप से मजबूत था। स्नो रेस की विरासत प्राप्त करने और इसे अच्छी तरह से समझने के बाद वह कई राक्षसी लाशों और सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों को मारने में कामयाब रहा। बीरांशु ने शराब का एक घूंट लिया और कोई जवाब नहीं दिया। 1,00,000 मार्क्वेस, 1,00,000 राजा, 3 पवित्र गुरुओं के बेटों को अभी तक बुशन पैलेस में राजा प्रदान नहीं किया गया था। बीरांशु अभी भी कुछ हद तक आत्म जागरूक थे। हालांकि वो अभी भी भीड़ को दबाने और 1,00,000 सैन्य गुण प्राप्त करने के लिए आश्वस्त था। जैसे ही दोनों ने बातचीत की, एक स्पिरिट बर्ड उड़ गया। बाहो जिमेन ने जिज्ञासा से पूछा, पत्र किसने भेजा? बीरांशु ने पक्षी के पैर से कागज का एक टुकड़ा निकाला और कहा, मैंने पूर्णिमा मंडप के एक बुजुर्ग से कहा कि वो अर्जुन देव पर नजर रखे और देखें कि उनके पास कितने सैन्य गुण हैं। बाहो जिमेन अर्जुन देव से नाखुश थे। वह जोर से हंसे और कहा, देखने की कोई जरूरत नहीं है। उस बव्वा की तुलना भाई बिरांशु से नहीं हो सकती। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि कितना शक्तिशाली है, वह केवल इतना ही है। इस बार भाई बिरांशु निश्चित रूप से उसे रौंद देंगे। कागज का टुकड़ा खोलने वाले बिरांशु दंग रह गए, कुछ अविश्वास में। उन्होंने पुष्टि करने से पहले इसे कुछ बार पढ़ा कि उन्होंने गलत नहीं देखा था। चमकदार बैंगनी खोपड़ी, ब्लैक स्टोन ओल्ड रेवेनेंट को मार डाला, 10,000 सैन्य गुण प्राप्त किए, बहुत सारी राक्षसी लाशों को मार डाला, गिनने के लिए बहुत सारे। जब बाहो जिमेन ने बिरांशु को कागज के टुकड़े की सामग्री पढ़ते हुए सुना, तो शराब का प्याला जो उसने अपने होठों पर पकड़ा था, वह जमीन पर गिर गया और बिखर गया। बाहो जिमेन बहुत देर तक अपना मुंह बंद नहीं कर सका। कॉप्स रेस की सेना ने पहले ही रक्षा की दूसरी पंक्ति पर कब्जा कर लिया था। द्वीपों में से एक ने काले पैटर्न वाले पत्थरों का उत्पादन किया, जिसका उपयोग दुर्लभ काले पैटर्न वाले सोने को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। कॉक्स रेस सेना ने हर बार ज्यादा परिष्कृत नहीं किया। हालांकि 8 से 10 वर्षों के बाद मात्रा काफी होगी। ये एक उपदिव्य हथियार को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा।
इस द्वीप को ब्लैक पैटर्न आइलैंड कहा जाता था। यह रक्षा की दूसरी पंक्ति का मुख्य द्वीप भी था। व्हाइट बोन सॉवरेन के वंशज शोभित और अंडरवर्ल्ड फायर सॉवरेन के वंशज वरुण वर्तमान में द्वीप पर एक बड़े हॉल में मामलों पर चर्चा कर रहे थे। उनके भाव बेहद आराम से थे। दोनों के अलावा दो अन्य लोग भी थे। उनमें से एक कर्मवीर था। हालांकि उनके परदादा एक कॉर्प्स रेस मार्शल सम्राट थे, लेकिन वह एक संप्रभु मार्शल सम्राट नहीं थे। लाश की दौड़ में उनका दर्जा शोभित और वरुण से काफी नीचे था। दूसरे व्यक्ति की पहचान बहुत दिलचस्प थी। ये कल्पना करना कठिन था कि वो फिर से वरुण के साथ दिखाई देंगे। ये व्यक्ति आयरन हैंड सॉवरेन का वंशज अयान था। आयरन हैंड सॉवरेन और अंडरवर्ल्ड फायर सॉवरेन के बीच की शिकायत ने उस समय भारी हंगामा मचा दिया था। यहां तक कि युवा पीढ़ी के वंशजों के पास भी कहानी के कई अलग अलग संस्करण थे। व्हाइट बोन सॉवरेन के वंशज शोभित बहुत ही गोरे और साफ सुथरे थे। उन्होंने एक विद्वान युवा मास्टर की तरह कपड़े पहने और हाथ में एक फोल्डिंग पंखा पकड़ा था। ये कॉर्प्स रेस के लोगों के लिए एक बड़ा विपरीत था। उनके विशेष भौतिक शरीर की साधना विधियों के कारण लाश जाति के अधिकांश सदस्यों की त्वचा काली थी। इस तथ्य के साथ कि उन्होंने मृत्यु के दांवों की खेती की, वे और भी उदास दिखाई दिए। उनमें से बहुत कम लोगों को शोभित जैसे फीके विद्वान का रूप दिखाई देता था। शोभित ने खामोश अयान की ओर देखा। फिर उसने खुद को पंखा किया और धीरे से मुस्कुराया। भाई अयान, आपको स्टारी हेवन सिल्वर लेक तक जारी न रहने का पछतावा नहीं होना चाहिए, है ना? अयान शोभित का अच्छा दोस्त था। उन दोनों को स्तन मित्र कहा जा सकता है। आधे महीने पहले अयान ने अपनी चोटों के कारण अस्थायी रूप से स्टारी स्काई सिल्वर लेक छोड़ दिया था। जब उसने सुना कि तारों वाली स्काई सिल्वर लेक पर एक तूफान उतरने वाला है, तो संयोग से उसे शोभित का निमंत्रण मिला था। इस प्रकार वह संदिग्ध रूप से ड्रैगन वुड स्टार में आया था। पत्र में दूसरे पक्ष ने एक संसाधन स्टार पर कब्जा करने के लाभों के बारे में बहुत कुछ लिखा था। स्टारी स्काई सिल्वर लेक में प्राप्त लाभों की तुलना में लाभ बहुत बेहतर थे। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। संसाधन सितारे दुर्लभ थे और हर दौड़ उनकी रक्षा के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजती थी। दो रिसोर्स स्टार्स को इतनी आसानी से कैसे हटाया जा सकता है? जब अर्जुन देव ड्रैगन वुड स्टार पहुंचे और शोभित और वरुण को समुद्र के अधिकांश क्षेत्र पर आसानी से कब्जा कर लिया, तो उन्होंने अर्जुन देव पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया। पिछले 2 वर्षों में अयान का भौतिक शरीर और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। उन्होंने रैंक 4 ऋषि शरीर के माध्यम से टूटने के संकेत भी दिखाए। अयान की एक आकस्मिक हड़ताल 1500 टन बल तक पहुंच सकती है। जब उन्होंने अपने भौतिक शरीर मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया, तो वह 2500 टन बल प्राप्त कर सकते थे। किंवदंती के अनुसार अमर युग के दौरान मौजूद स्वर्ग ड्रैगन एक हमले में 5000 टन बल प्राप्त कर सकता था। वह एक ड्रैगन फोर्स थी। 2500 टन बल आधा ड्रैगन फोर्स था। अपने मजबूत भौतिक शरीर और आधे ड्रैगन फोर्स पर भरोसा करके, हालांकि अयान स्टारी हेवन सिल्वर लेक में कृषिव जैसे लोगों की तरह शानदार नहीं था, फिर भी वह फला खुला। यदि वो असुर जाति की एक प्रतिभा से घायल नहीं हुआ होता, जो अभी अभी प्रकट हुआ था, तो उसे अस्थायी रूप से पीछे हटना नहीं पड़ता। जब अयान ने शोभित का सवाल सुना, तो वह धीरे से मुस्कुराया और जवाब दिया, स्टारी हेवन सिल्वर लेक में सभी प्रकार के लाभ हैं। 10,000 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटियां, जीवित प्राणियों के खून के साथ स्पिरिट बीस्ट और सभी प्रकार की कीमती दिव्य सामग्री है। हालांकि उनमें से अधिकांश को कृषिव के समूह द्वारा प्राप्त किया गया था। स्टारी हेवन सिल्वर लेक में मुख्य चीज कॉम्प्रहेंशन है। अगर यह सिर्फ मैं होता, तो इस ड्रैगन वुड स्टार में मुझे जो लाभ प्राप्त हुए, वे स्टारी हेवन सिल्वर लेक की तुलना में कहीं अधिक है। केवल एक चीज जिसकी मेरे पास कमी है, वो है राक्षसी प्रतिभाएं। मेरे साथ लड़ना कुछ उबाऊ है। करमवीर ने आगे बढ़कर कहा, भाई अयान, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार
बुशन पैलेस ने पहले ही मजबूत सुदृढ़ीकरण भेज दिया है। मैंने सुना है कि किंग सम्राट अर्जुन देव के वंशज अर्जुन देव, जो 2 साल के लिए गायब हो गए, उनमें से एक है। बीरांशु और अन्य लोगों को नहीं पता था कि हाउटियन संप्रदाय अर्जुन देव को टीम का नेतृत्व करने के लिए भेजेगा। अप्रत्याशित रूप से करमवीर को पता चल गया। ये बहुत अजीब था। अयान को लगा कि इसका कोई कारण है, हालांकि इसकी उम्मीद की जानी थी। अगर कोई विशेष कारण नहीं था, तो शोभित और वरुण 2 संसाधन सितारों को हराने के बाद तैयार ड्रैगन वुड स्टार को करारी हार का सामना कैसे कर सकते थे? अयान को इसकी परवाह नहीं थी। उन्हें अर्जुन देव की चिंता थी। वह सही समय पर आया। 2 साल तक उसे नहीं देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि वह मुझे निराश नहीं करेगा, अयान ने उदास भाव से कहा। 2 साल पहले ऋषि मार्ग स्मारक में अर्जुन देव के मुक्के ने उन्हें कुत्ते की तरह पीटा था। अयान इसे कभी नहीं भूलेगा। वरुण ठंडे भाव से आगे बढ़े और कहा, चिंता मत करो। अगर वो हमेशा के लिए छिप गया होता तो ठीक होता। अब जब उसने खुद को फिर से दिखाया है, तो मैं उसे बताऊंगा कि कुछ लोग हैं जिन्हें वो धोखा नहीं दे सकता। हालांकि अयान ने 2 साल पहले अर्जुन देव से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें बुरी तरह धोखा दिया था। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं खोया, लेकिन ये खबर हर जगह फैल गई। उसने पूरी तरह से चेहरा खो दिया था। अयान एक वास्तविक संप्रभु मार्शल सम्राट का वंशज था। प्रतिभाओं के इस युग में वह निश्चित रूप से ऊपर उठेंगे। वह अपनी प्रतिष्ठा पर ऐसा दाग कैसे छोड़ सकता है? सफेद चेहरे वाले शोभित ने फोल्डिंग फैन से खुद को पंखा उड़ाया। उसके दिल में जिज्ञासा जाग गई। उन्होंने कहा, आप सभी उत्कृष्ट प्रतिभाएं लोगों के बीच नायक हैं। ये सोचकर कि तुम सब इस बटोए के हाथों गिर गए, मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि ये व्यक्ति कितना अविश्वसनीय है। यंग मास्टर्स, स्काउट करने जाने वाली टीमें सभी पीछे हट गई हैं। विस्तृत युद्ध रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। हॉल के बाहर एक कॉर्प्स रेस कल्टीवेटर जल्दी से अंदर चला गया और जमीन पर घुटने टेकने से पहले युद्ध की रिपोर्ट का एक ढेर सौंप दिया। वरुण का चेहरा खुशी से चमक उठा। जैसे ही वो आगे बढ़ा और युद्ध की रिपोर्ट उठाई, उसकी आकृति चमक उठी। वो मुस्कुराया और कहा, अच्छा, मुझे देखने दे कि सुदृढ़ीकरण कितने मजबूत है। वरुण ने पहली लड़ाई की रिपोर्ट निकाली और एक तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति का खुलासा किया। वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, वास्तव में 1000 रहस्य संप्रदाय के धनुष रेड्डी और युद्ध क्षेत्र के नवीन मित्तल, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, वे कुछ हद तक मजबूत हैं। हालांकि वे केवल ऐसे ही हैं। वरुण ने दूसरी लड़ाई की रिपोर्ट निकाली और उसकी तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति गायब हो गई। उन्होंने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह बीरांशु काफी समस्याग्रस्त है। स्नो रेस की विरासत प्राप्त करने के बावजूद उसने वास्तव में मोनार ग्रेड राक्षसी लाशों के एक समूह को नष्ट कर दिया और 10 विषम मेडल ग्रेड मार्शल ऋषियों को मार डाला। उसने नेता एल्डर जून को लगभग बाहर खींच लिया। जब अयान ने यह सुना तो उसने कहा, मैंने इस बीरांशु के साथ स्टारी हेवन सिल्वर लेक में लड़ाई लड़ी थी। वो वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। हालांकि शोभित ने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, वे सिर्फ मोनार ग्रेड राक्षसी लाशें हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने नष्ट हो गए हैं। मेडल ग्रेड मार्शल ऋषियों के नुकसान पर बहुत अधिक दिल का दर्द महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि एल्डर जून लौटने में कामयाब रहे, इसलिए उनका परीक्षण करना पहले से ही इसके लायक है। वरुण को भी ऐसा ही लगा। हालांकि बीरांशु एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें कोई डर महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कुछ उदास अभिव्यक्ति के साथ तीसरी लड़ाई की रिपोर्ट उठाई। इस रिपोर्ट में ब्लैक स्टोन ओल्ड रेवेनेंट की टीम की एज्योर मोनाक द्वीप की जांच की प्रक्रिया को दर्ज किया गया। वरुण द्वारा इसे खोलने के बाद उनके हाव भाव सिर्फ एक नजर से काफी बदल गए। उसने कहा, क्या ब्लैक स्टोन ओल्ड रेवेनेंट वास्तव में मर गया? 100 लोगों की टीम उन्हें एक पल के लिए भी देरी नहीं कर सकी। करमवीर, शोभित और अयान सभी चौंक गए। उन्होंने जल्दी से युद्ध की रिपोर्ट पढ़ी।
उनकी आंखें अविश्वास से भर गई। वो कितना साहसी है। वो अकेले मेरी लाश दौड़ से 100 लोगों की एक टीम को रोकने की हिम्मत करता है, शोभित ने गुस्से में कहा और अपने हाथ में फोल्डिंग पंखा लहराया। करमवीर ने कुछ चिंतित होकर कहा, यह आदमी स्पष्ट रूप से एल्डर ब्लैकस्टोन को मारने के लिए यहाँ है। उसने शायद उन अवर ग्रेड मार्शल संतों को उद्देश्य से जाने दिया। वो उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। अयान ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर वह कीड़ा बन गया होता तो मेरे लिए उसे रौंदना दिलचस्प नहीं होता। हुंश! एक धातु की तलवार दीवार को छेद कर रही थी और चमकती हुई वरुण की ओर उड़ रही थी। वरुण ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। फिर उसने धीरे से अपने चेहरे पर मुस्कान प्रकट की। उन्होंने कहा, कितना महान साथी है अर्जुन देव। ये मेरे लिए एक बड़ी मदद है। 2 महीने से भी कम समय में ड्रैगनवुड स्टार निश्चित रूप से हाथ बदल लेगा। करमवीर ने जल्दी से पूछा, भाई वेई, आप इतने खुश क्यों हैं? उस व्यक्ति ने क्या खबर भेजी? शोभित ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और धातु की तलवार को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन्होंने शांति से कहा, इस बार अर्जुन देव की मृत्यु जरूर होगी। किसी ने पहले ही हमारे लिए एक प्रतिवाद के बारे में सोचा है। आइए पहले कुछ तैयारी करते हैं, फिर हम खुशखबरी की प्रतीक्षा करेंगे और किसी भी समय अपना कदम उठाएंगे। ब्लैक मोनाक द्वीप पर वापस जिया फेंग, पीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी, और किन्वू, द्वीप के 3 ऊपरी सोपानक सदस्य, एक साथ अर्जुन देव के निवास पर गए। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन देव एकांत में रह रहे थे, लगातार अपने दांवों को समझ रहे थे और सिद्ध कर रहे थे। उन्होंने अपना सारा समय अपनी साधना पर नहीं बिताया। अभी उनका कृपान दांव सबसे महत्वपूर्ण था। ये पहले ही एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका था। हर दिन बड़ी संख्या में विचार सामने आते थे और उन्हें जल्दी से खारिज कर दिया जाता था। साथ ही वो कुछ लोगों के कदम उठाने का इंतजार कर रहा था। आज ये आखिरकार आ गया था। छोटे दोस्त अर्जुन देव, भाई जिया और भाई जियो पहले ही इस बात पर विचार कर चुके हैं कि महान हॉल में क्या हुआ था। ये बूढ़ा आदमी मुझे एक कनेक्शन स्थापित करने में मदद करेगा और उन दोनों को आपसे फिर से माफी मांगने के लिए कहेगा। इसे कोई कलह नहीं, कोई सामंजस्य नहीं माने। कियान के प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपना दर्जा कम किया और अर्जुन देव से ईमानदारी से बात की। जिया फैंग और पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ईमानदार शब्द कहे थे। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे मुस्कान से मुस्कुराए, लेकिन उनके हाव भाव नहीं बदले। उसने जिया खैंग को देखा और कहा, द्वीप मास्टर जिया, आप शायद यहां सिर्फ माफी मांगने नहीं आए थे, है ना? जिया खैंग ने अपने बूढ़े चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं दिखाया। इसके बजाय उन्होंने कुछ हद तक माफी मांगते हुए कहा, छोटे दोस्त अर्जुन देव, आप गलत समझते हैं। इस बार मैं वास्तव में यहां छोटे दोस्त से माफी मांगने आया हूं। उसी समय मैं वरिष्ठ श्रेष्ठ से एक टोकन भी लाया। मुझे उम्मीद है कि छोटे दोस्त अर्जुन देव आधिकारिक तौर पर बाहर जा सकते हैं और कॉप्स रेस सेना को परेशान कर सकते हैं। अगर मैं दिखावा करना जारी रखता हूं तो मैं बाहर निकलते ही लाश दौड़ के ऊपरी सोपान पर अपना ठिकाना उजागर कर दूंगा। असीम खतरा मेरा इंतजार कर रहा है। अर्जुन देव ने टोकन प्राप्त किया और लापरवाही से इसे मेज पर रख दिया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आइलैंड मास्टर जिया ने सीनियर श्रेष्ठ से इस टोकन को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए, है ना? जिया खैंग, जो उजागर हुई थी, स्पष्ट रूप से स्तब्ध थी। हालांकि उन्होंने जल्दी से इसे ढक दिया, लेकिन यह अर्जुन देव की आंखों से बच नहीं सका। अर्जुन देव को और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई जा सकी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जिया फैंग को नजरअंदाज कर दिया। हम्फ, आप कितने साहसी हैं अर्जुन देव। अब आप भगवान श्रेष्ठ आहूजा के आदेशों की अवहेलना करने का भी साहस करते हैं। बस तुम प्रतीक्षा करो, मैं निश्चित रूप से इस मामले की रिपोर्ट करूंगा।
बुशिन पैलेस आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। जिया खैंग ने अपना असली रंग प्रकट किया और बेरहमी से चला गया। फिर वो पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को दूर ले गया और एक शर्मिंदा कियान को पीछे छोड़ दिया। ओल्ड मिस्टर किन, विवादित महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7 दिन से भी कम समय में सब कुछ सामने आ जाएगा। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और कुछ ऐसा कहा जो कियान समझ नहीं पाया। अब अर्जुन देव अपने अनुमान के बारे में 100% आश्वस्त थे। अर्जुन देव ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? बूढ़े किन के अचंभे में चले जाने के बाद अर्जुन देव उठ खड़े हुए और उनकी आंखें ठंडी हो गई। इस जिया खैंग को निश्चित रूप से उम्मीद नहीं थी कि मैं श्रेष्ठ आहूजा के आदेशों को अस्वीकार करने की हिम्मत करूंगा। 7 दिनों के भीतर वह निश्चित रूप से लाश दौड़ को सूचित करेगा कि योजना में बदलाव हुआ है। उस समय मैं उसे आसानी से पकड़ पाऊंगा। मैं इस बदमाश को मार डालूंगा, अन्यथा मैं लाश की दौड़ के साथ मौत से नहीं लड़ पाऊंगा। इसके बारे में सोचो। यदि आपने मोर्चे पर लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया और किसी ने दुश्मन को आपकी गतिविधियों के बारे में सूचित किया, तो वो किस तरह का भयानक दृश्य होगा। हालांकि इससे पहले ये मृत्यु सिंहासन को वश में करने और दबाने का समय है। अब जब गड़गड़ाहट की मेरी अमर इच्छा 40% समझ तक पहुंच गई है और मैं मार्शल सेज की ओर बढ़ गया हूं, तो डरने की क्या बात है? अर्जुन देव के माथे पर एक रोशनी चमकी और एक काली रोशनी निकली। यह 7 सिंहासनों में से एक था, मृत्यु सिंहासन। नरसंहार, विनाश, विनाश, दुख, दर्द, निराशा, मृत्यु। 7 सिंहासन ऐसे लग रहे थे जैसे वे सभी नकारात्मक भावनाएं थी। हालांकि जब कोई इसके बारे में सोचता है तो नरसंहार से मृत्यु तक का चक्र जीवन से मृत्यु तक का चक्र था। चक्र की स्थिति निश्चित रूप से दुनिया के सभी राज्यों से आगे निकल गई। यह उसी स्तर पर था जिस स्तर पर चमन चौधरी की प्रकाश और अंधकार की स्थिति से उत्पन्न मौलिक अराजकता की स्थिति थी। उन दोनों ने महान दांव की उत्पत्ति की ओर इशारा किया। हालांकि यह अभी भी बहुत दूर था। अर्जुन देव ने केवल 2 सिंहासन एकत्र किए थे। वह जितना चबा सकता था उससे अधिक नहीं काट सकता था। उसे पहले मृत्यु सिंहासन को वश में करना था और डेथ क्यूई को प्रसारित करने में सक्षम होना था। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना उनके माथे से बैंगनी बिजली के ताबीज के साथ उड़ गई। बिजली की रोशनी की एक चमक के साथ यह सिंहासन में प्रवेश कर गया। अर्जुन देव की आंखों के सामने मृत्यु क्यूई का एक असीम समुद्र प्रकट हुआ। नरसंहार सिंहासन को वश में करने के अनुभव के साथ बैंगनी बिजली का ताबीज अर्जुन देव के सिर के ऊपर मंडराता था, क्योंकि वह मृत्यु के समुद्र की ओर उड़ रहा था। समुद्र कितना भी विशाल क्यों न हो, वह हमेशा के लिए नहीं चलेगा। कभी कभी काले तंबू समुद्र से बाहर कूदते थे और अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना से बने शरीर पर झूलते थे। हालांकि इससे पहले कि वे इसे छू पाते, ताबीज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक कृपाण क्यूई ने उन्हें चकनाचूर कर दिया। इसने अर्जुन देव को आगे बढ़ने से नहीं रोका। वह जितना आगे बढ़ता गया, डेथ क्यूई उतना ही सघन होता गया। उसके ऊपर के ताबीज ने बिजली की रोशनी के तार भेजे, अर्जुन देव को घेर लिया और उसे वहां जाने से रोक दिया। जूनियर, आप आखिरकार बाहर आ गए। जैसे ही अर्जुन देव ने अंत तक उड़ान भरी, नीचे की मृत्यु क्यूई ने 1 किलोमीटर लंबी राक्षसी आकृति का निर्माण किया, जो ऊपर से अर्जुन देव को नीचे देखती थी। अर्जुन देव की आकृति डगमगा गई और उनका आध्यात्मिक इंद्रिय शरीर 1000 गुना बड़ा हो गया। उसने उस राक्षसी आकृति को देखा और कहा, मुझे ऐसा कहना चाहिए। आप अंत में बाहर आने का विरोध नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि मेरे बैंगनी बिजली तावीज का निवारण काफी मजबूत है। स्वाभाविक रूप से यह राक्षसी आकृति मृत्यु सिंहासन की आइटम आत्मा थी। हालांकि दुष्ट राजा पहले ही मर चुका था और ये आइटम स्पिरिट बहुत पहले ही उत्परिवर्तित हो गई थी। यह अब एक दुष्ट आत्मा थी। हम्फ,
ये सिर्फ गड़गड़ाहट की अमर इच्छा है। आपको क्या लगता है कि यह मुझे कितना नुकसान पहुंचा सकता है? मैं तुम्हें मजबूत बनने का मौका दूंगा। मेरे साथ एक समान अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और मेरी ताकत को पुनः प्राप्त करने में मेरी मदद करें। मैं आपको डेथ क्यूई प्रदान करूंगा। राक्षसी आकृति ने बैंगनी बिजली के ताबीज को भी नहीं देखा। इसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, क्योंकि इसने अर्जुन देव के लिए एक शर्त बना दी थी। अर्जुन देव को यह मजेदार लगा। ये राक्षसी आकृति वास्तव में कार्य करना जानती है। ये तब तक आंसू नहीं बहाएगा जब तक कि वह ताबूत को नहीं देखता। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया। बिना किसी चेतावनी के बैंगनी बिजली का ताबीज राक्षसी आकृति की ओर उड़ गया। तुरंत राक्षसी आकृति के भीतर एक टिमटिमाती बिजली की रोशनी फूट पड़ी। राक्षसी आकृति का शरीर लगातार सिकुड़ता रहा, क्योंकि वह दर्द से कराह रहा था। अंत में यह अपने सामान्य मानव रूप में वापस आ गया और समुद्र की सतह पर लुढ़क गया। अतीत में अर्जुन देव को इस दुष्ट आत्मा से निपटने का भरोसा नहीं रहा होगा कि वो गड़गड़ाहट की अमर इच्छा के केवल 10% के साथ काम कर सकते हैं। अब डरने की कोई बात नहीं थी। यदि यह दुष्ट आत्मा वास्तव में शक्तिशाली होती तो कर्मवीर उस समय इससे पराजित नहीं होता। यह केवल इतना कहा जा सकता था कि यह दुष्ट आत्मा सिर्फ झांसा दे रही थी। राक्षसी आकृति मृत्यु सिंहासन की ऊर्जा का अधिक उपयोग नहीं कर सकी। नरसंहार सिंहासन की बुरी आत्मा की तरह यह अभी भी ऊर्जा जमा कर रहा था। रुको, मैं तुम्हारे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा और हमेशा के लिए आपका नौकर बनूंगा। मैं मृत्यु सिंहासन के सभी रहस्यों को जानता हूं। मैं आपको डेथ ग्रेड दांव पर चढ़ने में मदद कर सकता हूं और लाश जाति और भूत जाति के सभी मार्शल सम्राटों से आगे निकल सकता हूं। राक्षसी आकृति दर्द के बीच दया की भीख मांगने में मदद नहीं कर सकी। एक दुष्ट आत्मा के रूप में आपको इस दुनिया में पहले स्थान पर मौजूद नहीं होना चाहिए। शांति से जाओ। मैं जो चाहता हूं वो पुनर्जन्म का दांव है, मेरा अपना अल्टीमेट सेबर दांव। मुझे डेथ ग्रेड दांव की परवाह नहीं है। अर्जुन देव ऐसे दुष्ट प्राणी की बातों पर कैसे विश्वास कर सकते थे? इसके अलावा उन्होंने डेथ ग्रेड दांव की भी परवाह नहीं की। अर्जुन देव ने 7 सिंहासनों को वश में कर लिया और चक्र की स्थिति को ग्रहण कर लिया। उनका अंतिम लक्ष्य अपने कृपाण दांव की सेवा करना था। पुनर्जन्म का दांव भी उनसे पहले किसी ने बनाया था। अर्जुन देव की मार्शल दांव एक ऐसी राह थी जिसे पहले या बाद में किसी ने नहीं अपनाया था। उन्होंने कई विचारों को अपनाया, अपने शरीर को कृपाण के रूप में और अपने विचारों को कृपाण के रूप में उपयोग करते हुए एक सर्वोच्च कृपाण दांव का निर्माण किया। राक्षसी आकृति की असंतुष्ट चीख पुकार के बीच अर्जुन देव ने इसे परिष्कृत करने के लिए गड़गड़ाहट की इच्छा का उपयोग किया। फिर उसने अपना आध्यात्मिक चिन्ह मृत्यु सिंहासन पर रखा। आधिकारिक तौर पर 7 सिंहासनों में से 2 को अपने अधीन कर लिया। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना और बैंगनी बिजली का ताबीज उनके शरीर में लौट आया। फिर उसने मृत्यु सिंहासन को अपनी चेतना के समुद्र में वापस ले लिया। 2 सिंहासन, एक लाल और एक काला, धीरे धीरे उसकी चेतना के समुद्र में घूम रहा था। बैंगनी बिजली का तावीज एक अलग राजा की तरह था, जो 2 सिंहासनों को नीचे देख रहा था। एक विचार के साथ अर्जुन देव की उंगलियों से काली मौत की क्यूई निकली। वह संतुष्टि में मुस्कुराया और कहा, मुझे अब प्राचीन अंडरवर्ल्ड रिवर वेव पाम को निष्पादित करने में सक्षम होना चाहिए। डेथ ग्रेड दांव वास्तव में चमत्कारी है। अप्रत्याशित रूप से दुनिया में डेथ क्यूई इतनी बड़ी ताकत ला सकती है। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान से समझा। मृत्यु महान दांव के कई रहस्यों को अपने कृपाण दांव के साथ मिला दिया। जब तक अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली, तब तक आकाश में अंधेरा छा चुका था। उन्होंने पूरा दिन इसी पर बिताया था। हालांकि उसे बहुत कुछ हासिल हुआ था। यदि वो लाश जाति के लोगों में भाग गया, तो वो निश्चित रूप से उन्हें एक सुखद आश्चर्य देने में सक्षम होगा।
खिड़की के बाहर आकाश को देखने के बाद अर्जुन देव ने स्वर्गीय सागर का लबादा पहना और चुपके से बाहर निकल गए। जब वो उस महल के ऊपर पहुंचा जहां जिया फैंग रहता था, तो उसने खुद को पूरी तरह से छिपाते हुए लबादे के विशेष प्रभाव को सक्रिय कर दिया। पूरी रात महल में सब कुछ सामान्य था, कुछ भी असामान्य नहीं था। हर दिन जिया फैंग अपनी उड़ने वाली तलवार का उपयोग श्रेष्ठ आहूजा के मुख्यालय को द्वीप पर स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए करता था। अर्जुन देव बहुत धैर्यवान थे। वो अपने अनुमानों पर भी बहुत आश्वस्त था। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से खुद को छोड़ देगा। अंत में 3 दिनों के बाद जिया फैंग ने कोई अजीब हरकत नहीं की। जैसे ही अर्जुन देव का धैर्य खत्म होने वाला था, आखिरकार अर्जुन देव को 7वें दिन कुछ गड़बड़ का पता चला। हमेशा की तरह जिया फैंग ने एक उड़ने वाली तलवार का संदेश भेजा। 2 घंटे बाद जिया फैंग ने अजीब तरह से एक और उड़ने वाली तलवार का संदेश भेजा। 2 घंटे बाद एक और अजीब उड़ने वाली तलवार उड़ गई। अर्जुन देव ने ध्यान से देखा। वह उड़ती हुई तलवार कॉर्प्स रेस के मुख्य शिविर की दिशा में उड़ गई। हालांकि आधे रास्ते में उड़ान भरने के बाद यह जल्दी से घूम गया और कॉर्प्स रेस के ब्लैक पैटर्न वाले द्वीप की ओर बढ़ गया। क्या आदमी है? उसने आखिरकार खुद को दे दिया। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और खुद को प्रकट कर दिया। फिर वह जल्दी से उड़ती तलवार का पीछा कर गया। उड़ने वाली तलवार प्रकाश की किरण की तरह अजीब तरह से तेजी से आगे बढ़ी, यहां तक कि जब अर्जुन देव ने अपने थंडर ड्रैगन स्टेप्स को उसकी सीमा तक अंजाम दिया, तब भी वह पकड़ नहीं सके। अंत में उसने लबादे के त्वरण फंक्शन का उपयोग किया और मुश्किल से उड़ने वाली तलवार को पकड़ने में कामयाब रहा। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि भेजी और जानकारी उनके दिमाग में प्रवेश कर गई। वो आदमी बहुत सतर्क है। वो मुझ पर शक करने लगा है। योजनाओं में बदलाव। अभी के लिए उसे मत छुओ। हालांकि बिरांशु थोड़ा बेचैन है। वह द्वीप पर सभी को मारने के लिए बिजली की त्वरित साधनों का उपयोग करते हुए आपके फ्लैंक पर एक आश्चर्यजनक हमला शुरू करने के लिए ब्लैक मोनाक द्वीप के कुलीन मार्शल ऋषियों का नेतृत्व करना चाहता है। आप उन्हें घेर सकते हैं और एक बार में ब्लैक मोनाक द्वीप को नीचे ले जा सकते हैं। उसके बाद आप रक्षा की तीसरी पंक्ति को तोड़ सकते हैं। याद रखें, ड्रैगनवुड स्टार को लूटने के बाद हमारे समझौते के अनुसार आपको मुझे आधे संसाधन देने होंगे। अर्जुन देव ने अपने हाथ में धातु की तलवार के साथ खिलवाड़ किया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई। जिया फैंग रक्षा की तीसरी पंक्ति के कमांडर थे। अप्रत्याशित रूप से वह दुश्मन का जासूस बन गया था। हालांकि जब अर्जुन देव ने इनाम के बारे में सोचा, तो उन्हें लगा कि यह वास्तव में लुभावना था। एक पूरे संसाधन सितारे की संपत्ति थी। अब जब अर्जुन देव के पास कुछ भी नहीं था, तो वो ललचाए बिना नहीं रह सका। धातु की तलवार को दूर रखने के बाद अर्जुन देव मुड़ा और कियान के निवास में घुस गया, जिससे दूसरे पक्ष को चौंका दिया, जो खेती कर रहा था। जब अर्जुन देव ने आने का अपना उद्देश्य बताया और कियान को धातु की तलवार की जानकारी दिखाई, तो कियान गुस्से में आ गया। कियान गुस्से में उड़ गया और पूरी तरह से पागल हो गया। उसने शाप दिया, मैं सोच रहा था कि पहली 2 रक्षात्मक रेखाएं इतनी जल्दी क्यों टूट गई। उत्तराधिकार में 2 संसाधन ग्रहों को लूटा गया। यह कहा जा सकता है कि कॉर्प्स रेस का आश्चर्यजनक हमला प्रभावी था। हालांकि इस ड्रैगनवुड स्टार ने न केवल पहले 2 संसाधन सितारों के शेष विशेषज्ञों को लिया, बल्कि इसने तैयारी भी की। उसे इतनी बुरी हार नहीं झेलनी चाहिए थी। यह पता चला है कि ये इस गद्दार कुत्ते की वजह से है। अर्जुन देव से पहले इस बूढ़े व्यक्ति ने उसे जो आभास दिया था, वो ये था कि वो उस तरह का व्यक्ति था जिसने चीजों को सुचारू करने की कोशिश की। अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि सच्चाई जानने के बाद इस बूढ़े आदमी का इतना बड़ा रिएक्शन होगा। उन्होंने कहा, अर्जुन देव, ऐसा लगता है कि उन्होंने शुरू से ही जानबूझकर आपको निशाना बनाया है। आओ, अब चलते हैं।
और इस गद्दार को मार डालते हैं। कियान चीजों को बाहर खींचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत अर्जुन देव को इस जासूस को मारने के लिए खींच लिया। अर्जुन देव ने भी मूल रूप से ऐसा ही सोचा था। हालांकि जब उन्होंने उड़ती तलवार की जानकारी देखी तो उन्होंने अपना मन बदल लिया। एल्डरकिन, आपको पता होना चाहिए कि उड़ने वाली तलवार कैसे भेजनी है ना? कियान ने संदेह से पूछा। मैं करता हूं। क्यों? अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराया। अच्छा, उस स्थिति में आइए अभी के लिए इस गद्दार से परेशान न हो। बस इस धातु की तलवार को उसके मूल रूप में भेजे। हम उसे उसके ही खेल में हरा सकते हैं। उसे अपने ही खेल में हराया। कियान ने कुछ संदेह के साथ पूछा। हम उसे अपने ही खेल में कैसे हरा सकते हैं? अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और समुद्र की कुंडली को फहराया। रक्षा की दूसरी पंक्ति में 3 द्वीप और 10 विषम सहायक द्वीप शामिल थे। पिछले कुछ दिनों में हाउटियन संप्रदाय के कनिष्ठ पीढ़ी के शिष्य इन सहायक द्वीपों पर अपने श्रम का फल प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने हाउटियन संप्रदाय को परेशान किया और एक दौर के हमलों के बाद चले गए। हर बार वे एक बड़ी फसल काटते थे। हालांकि अंत में इन सहायक द्वीपों के पास कोई मुख्य बल नहीं था। उनके पास उनकी रखवाली करने के लिए कोई सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि नहीं थे। लाश दौड़ अभी भी लोगों को मुख्य रूप से अधिक संसाधन इकट्ठा करने के लिए वहां भेजती है। सहायक द्वीपों पर आम लोगों को पर्यवेक्षण और व्यवस्था करने के लिए किसी की आवश्यकता होती थी। तभी वे समुद्र के तल पर स्पिरिट जड़ी बूटियों का खनन और इकट्ठा करना जारी रख पाएंगे। विशेष रूप से चाहे वो लाश दौड़ हो या अन्य जातियां, वे संसाधन सितारे पर इस तरह की लड़ाई में नश्वर लोगों पर हमला करने की पहल नहीं करेंगे। अन्यथा ये एक महान वर्जित होगा। नश्वर भी इस तर्क को जानते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसाधन ग्रह पर किसने कब्जा कर लिया है, उनका उपचार और पुरस्कार नहीं बदलेगा। वे अपने आदेशों का बहुत अधिक विरोध नहीं करेंगे। किसी भी मामले में वे हर किसी की तरह ही थे। मूल पारिश्रमिक में कोई कमी नहीं की जाएगी। यह सिर्फ इतना था कि उन्होंने जो संसाधन खोदे थे उन्हें एक अलग लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। अभी लाश दौड़ की मुख्य शक्ति ब्लैक पैटर्न वाले द्वीप पर केंद्रित है। वहां शायद 20 से कम सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज नहीं है। शोभित और वरुण भी हैं, 2 राक्षसी प्रतिभाएं जो नियमित सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों से कहीं आगे निकल जाती है। इस द्वीप पर भी बड़ी संख्या में संत स्तरीय राक्षसी लाशें। बूढ़े सर, आप लाश दौड़ की ताकत के बारे में क्या सोचते हैं? कियान ने बुदबुदाया। वे बहुत मजबूत है। ड्रैगन वुड स्टार ने पहले 2 रिसोर्स स्टार्स के काश्तकारों को लिया है। अभी केवल 30 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि हैं। ब्लैक मोनार्क आइलैंड, व्हाइट मोनार्क आइलैंड और एज्योर मोनार्क आइलैंड में प्रत्येक में 3 सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज है। बाकी मुख्य शिविर में है। अर्जुन देव ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और उनके नाजुक चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, वे वास्तव में बहुत मजबूत हैं। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि लाश दौड़ ने राक्षसी लाशों को परिष्कृत करने की गुप्त विधि में महारत हासिल कर ली है। युद्ध में बड़ी संख्या में लाशें भी उनकी ताकत में वृद्धि करेंगी। जितना अधिक वे लड़ते हैं वे उतने ही मजबूत होते जाते हैं। लेकिन एक शैतान लाश को परिष्कृत करने के लिए उन्हें एक लाश शोधन पूल की आवश्यकता होती है। कॉर्प्स रिफाइनिंग पूल बनाना आसान नहीं है और इसके लिए बहुत प्रयास और समय की आवश्यकता होती है। जब तक ये लाश शोधन पूल नष्ट हो जाता है तब तक उनकी शैतान लाश मर जाएगी, और जब शैतान लाश को मार दिया जाएगा तो वे हार जाएंगे, भले ही वे हार न जाएं। लाश की दौड़ की ताकत राक्षसी लाशों में निहित थी। राक्षसी लाशों के बिना उनकी संख्या के साथ, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनका नरसंहार केवल तभी किया जा सकता था जब उनका सामना मानव कृषकों से हो, जिन्होंने उनसे कई गुना अधिक संख्या में थे। कियान ने कहा, मुझे ये पता है। हालांकि कॉर्प्स रिफाइनिंग पूल को पहले ही ब्लैक पैटर्न आइलैंड में स्थानांतरित कर दिया गया है।
निश्चित रूप से इसकी रक्षा करने वाले मजबूत सैनिक होंगे। इस लाश शोधन पूल को नष्ट करना कहना आसान है। अर्जुन देव ने ब्लैक मोनार्क द्वीप की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। अब अवसर यहां है। जब शोभित और अन्य लोगों को पता चला कि बिरांशु ब्लैक मोनार्क द्वीप के कुलीन मार्शल ऋषियों को मारना चाहते हैं, तो वे निश्चित रूप से एक भारी घात लगाएंगे। हमें एक खूबसूरत जीत से लड़ने के लिए ब्लैक पैटर्न आइलैंड पर कई ताकतों को भी जुटाना होगा। उन्होंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं बीरांशु को आसानी से दबाना चाहता हूं, तो शोभित और वरुण को साथ मिलकर काम करना होगा। उनमें से सिर्फ एक ही बीरांशु के जाने के लिए पर्याप्त होगा। यह मेरा मौका होगा। कियान की आंखें चमक उठीं। उन्हें लगा कि यह योजना संभव है। अर्जुन देव की ताकत के साथ शोभित और वरुण को वापस पकड़े बिना उसे ब्लैक पैटर्न वाले द्वीप में घुसपैठ करने और आसानी से छोड़ने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि पलक झपकते ही उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं है। बीरांशु और अन्य लोगों को आग के गड्ढे में कूदते हुए देखना थोड़ा सा है। एक बार जब लाश शोधन पूल टूट जाता है, तो लाश की दौड़ गिरने में केवल समय की बात है। ड्रैगन वुड स्टार की स्थिति एक पल में उलट सकती है। जहां तक बीरांशु का सवाल है, वो स्पष्ट रूप से सैन्य गुणों के लिए इस तरह के जोखिम भरे कदम के साथ आया था। इसके लिए केवल वो खुद को दोषी ठहराता है। हालांकि चिंता मत करो, बीरांशु और बहु जिमेन नहीं मरेंगे। एक बार जब लाश शोधन पूल अब टिक नहीं सकता है, तो शोभित और वरुण निश्चित रूप से उन्हें बचाने के लिए वापस आ जाएंगे। अर्जुन देव की बात सुनने के बाद कियान ने काफी देर तक बड़ी तस्वीर पर विचार किया। अंत में उसने अपना मन बना लिया और कहा, उस स्थिति में हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। भाई अर्जुन देव ने गद्दार को ढूंढकर बहुत बड़ा काम किया है। अगर हम कॉर्प्स रिफाइनिंग पूल को तोड़ सकते हैं, तो ये एक और बढ़िया काम होगा। उन्होंने कहा, मैं निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दूंगा। उस समय निश्चित रूप से सैन्य गुण होंगे। मेरे लिए मार्क्विस से सम्मानित होना भी संभव हो सकता है। लाश शोधन पूल को तोड़ना एक संसाधन सितारे के संकट को हल करने के बराबर था। व्यावहारिक उपयोग के संदर्भ में यह कई मार्शल संतों को मारने से कहीं अधिक उपयोगी होगा। सैन्य योग्यता निश्चित रूप से उच्च होगी। कियान के बोलने के बाद उसने हाथ की मुहर बनाई और लोहे की तलवार वापस ब्लैक पैटर्न वाले द्वीप पर उड़ गई। जैसे ही कियान ने लोहे की तलवार को उड़ते हुए देखा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर बनी रही। उन्होंने कहा, भले ही कॉर्प्स रिफाइनिंग पूल के पास शोभित और वरुण जैसी कोई चरम राक्षसी प्रतिभा न हो, लेकिन पुरानी पीढ़ी के सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज बहुत सारे होंगे। इस यात्रा का खतरा कम नहीं रहेगा। ध्यान रखना, स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव जानते थे कि यह कितना खतरनाक था। हालांकि जब तक शोभित और वरुण आसपास नहीं थे, तब तक उनकी वर्तमान ताकत को देखते हुए चाहे कितने भी लोगों ने उन्हें घेर लिया, फिर भी वह जाने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा, यह अर्जुन देव वास्तव में बोल्ड है। अंत में यह योजना सफल होती है या नहीं, यह उसकी व्यक्तिगत ताकत पर निर्भर करेगा। अन्यथा वो न केवल कॉर्प्स रिफाइनिंग द्वीप को नष्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि वह ब्लैक मोनार्क द्वीप के कुलीन मार्शल ऋषियों को भी खो देगा। जैसे ही कियान ने अर्जुन देव को जाते हुए देखा, वो कुछ हद तक अथाह महसूस कर रहा था। वास्तव में ये व्यक्ति कितना मजबूत था। अर्जुन देव के लौटने के बाद उन्होंने तुरंत जतिन, जियान देव और फरहा लियू को इकट्ठा किया। उन्होंने उन तीनों को कल एक टीम का नेतृत्व करने और एक बड़ा ऑपरेशन करने का निर्देश दिया। यह सुनने के बाद जतिन मदद नहीं कर सका, लेकिन खुशी से मुस्कुराया। हम आखिरकार एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि के साथ एक द्वीप पर हमला करने जा रहे हैं। इसके साथ हमारी सैन्य योग्यता बढ़ जाएगी। पिछले कुछ दिनों में उन तीनों ने न केवल भरपूर फसल प्राप्त की थी, बल्कि उनकी ताकत भी काफी बढ़ गई थी। उन्होंने मेडल ग्रेड मार्शल सेज के माध्यम से सफलतापूर्वक तोड़ दिया था। खेती के मामले में वे अर्जुन देव से भी ऊंचे थे। हालांकि
भले ही वे मिडिल ग्रेड मार्शल सेज थे। जब तीनों ने अर्जुन देव को देखा तब भी उन्होंने उन्हें अथाह और अथाह पाया। वे उसे बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकते थे। अभी अर्जुन देव ने साधना पर ध्यान नहीं दिया। उनकी साधना चरम पर रही अवर ग्रेड मार्शल ऋषि। उन्होंने अपना अधिकांश ध्यान अपने कृपाण दांव पर केंद्रित किया। जब तक वह अपने कृपाण दांव को समझता है तब तक उसके लिए अपनी खेती को बढ़ाना मुश्किल नहीं होगा। आगे बढ़ो और कल अपना कदम बढ़ाओ। पिछले कुछ दिनों की तरह लड़कर भागने की जरूरत नहीं है। दूसरा पक्ष कोई सुदृढ़ीकरण नहीं भेजेगा। आपका मिशन द्वीप पर सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि को मारना है। उसे जिंदा न जाने दो। हम ऐसा करने का वादा करते हैं। तीनों ने एक स्वर में उत्तर दिया। कुछ और निर्देश देने के बाद अर्जुन देव ने तीनों को खारिज कर दिया। फिर उसने अपने हाथ में एक स्टार चार्ट वाली एक जेड पट्टी रखी और पास के तारों वाले डोमेन में संसाधन सितारों को ध्यान से आकार दिया। अर्जुन देव की नजर उन दो संसाधन सितारों पर पड़ी जिन पर शव देवता महल पहले से ही कब्जा कर लिया गया था। उसकी आंखों में एक उज्जवल रोशनी चमक उठी क्योंकि वो ऊपर देखना जारी रखता था। संसाधन सितारों को जो लाश दौड़ द्वारा नियंत्रित किया जाता था। फिर उसने गहरी सोच में प्रवेश किया। जैसे ही अर्जुन देव ने व्यवस्था की, वरुण और अन्य लोग जिन्होंने उड़ती तलवार से संदेश प्राप्त किया खुशी से झूम उठे। वरुण ने हाथ में धातु की तलवार पकड़ी और मुस्कुराया। बिरांशु कितना अच्छा आदमी है। वो बहुत साहसी है। अप्रत्याशित रूप से वह द्वीपों पर सभी कॉर्प्स रे सैनिकों का सफाया करना चाहता है। क्या मूर्ख है। फिलहाल दोनों सेनाएं गतिरोध में हैं। जो कोई भी गलती करेगा उसे अनंत दंड में भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा, चूंकि वो बड़ा खेलना चाहता है इसलिए मैं उसके साथ बड़ा खेलूंगा। भाई शोभित, जाओ और मैला आकाश द्वार के युवा मास्टर को सूचित करो। कल हम बीरांशु को नष्ट कर देंगे और रक्षा की तीसरी पंक्ति को तोड़ देंगे। फिर हम बुशिन पैलेस के मुख्य शिविर पर हमला करेंगे और ड्रैगनवुड स्टार को एक झटके में मार गिराएंगे। शोभित ने कहा, बुशिन पैलेस के मुख्य शिविर को तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर हम मड्डी स्काई गेट के साथ काम भी करते हैं तो भी हम इसे जल्दी से नीचे नहीं ले जा पाएंगे। इस बारे में क्या ख्याल है? कल आप और करमवीर द्वीप पर 2/3 काश्तकारों का नेतृत्व करके घात लगाकर हमला करेंगे। भाई अयान और मैं, साथ ही शेष लोग लाश शोधन पूल की रक्षा करेंगे। लाश शोधन पूल के साथ मोना ग्रेड राक्षसी लाशों की अंतहीन आपूर्ति होगी। हम हमेशा लाभ उठाएंगे। इस तरह हम और अधिक आश्वस्त होंगे। वरुण ने कहने से पहले कुछ देर सोचा। बहुत अच्छा, चलो ऐसा करते हैं। आप दोनों और कुछ वरिष्ठों के साथ कॉर्प्स रिफाइनिंग पूल को परेशानी पैदा करने के लिए आने वाले किसी भी छोटे फ्राइज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। कॉर्प्स रेस के काश्तकारों का 2/3 हिस्सा बिरांशु के समूह को आसानी से नष्ट करने और रक्षा की तीसरी पंक्ति को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा, जिससे मड्डी स्काई गेट के साथ घेरा बन जाएगा। ड्रैगनवुड स्टार की स्थिति अब नहीं बदल पाएगी। अगले दिन शाम होते ही बिरांशु ने ब्लैक मोनार्क आइलैंड पर 100 लोगों की एक टीम का आयोजन कर लिया था। हालांकि उनमें से बहुत से नहीं थे। वे सभी अभिजात वर्ग थे। वे सभी मिडिल ग्रेड मार्शल ऋषि थे। ब्लैक मोनार्क आइलैंड के 2 सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज वाइस आइलैंड मास्टर्स को भी बीरांशु ने समूह में शामिल होने के लिए राजी किया। इन वाइस आइलैंड मास्टर्स को अपनी ताकत पर भरोसा था। जब तक वे बहुत अधिक घिरे नहीं हैं, तब तक उन्हें भागने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा बीरांशु ने बड़ी संख्या में सूक्ष्म सिक्कों का योगदान दिया, इसलिए वे उनके साथ जोखिम लेने के लिए सहमत हुए। बीरांशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में एक मोती दिखाई दिया, जिस पर एक ठंडी रोशनी थी। बहु जिमेन की आंखें चमक उठीं क्योंकि उन्होंने कहा, यह वह चीज है जो हम में से 50 को बिना किसी को देखे ब्लैक पैटर्न आइलैंड के विंग द्वीप में घुसने की अनुमति दे सकती है। यह स्नो रेस का गुप्त खजाना है, स्वर्गीय बर्फ का मोती। यह जल चोरी को अंजाम दे सकता है। चिंता मत करो,
हम निश्चित रूप से किसी को देखे बिना घुसने में सक्षम होंगे। बहू जिमेन अभी भी कुछ चिंतित महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा, मुझे अभी भी लगता है कि ये यात्रा बहुत जोखिम भरी है। अगर हम सभी का सफाया हो जाता है तो ब्लैक मोनार्क आइलैंड की सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने अवर ग्रेड मार्शल ऋषि और अर्धऋषि हैं, वे सिर्फ सजावट होंगे। बीरांशु आत्मविश्वास से मुस्कुराए और कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? हम इसे जल्दी खत्म कर देंगे। अधिक से अधिक हम इसे 1 घंटे में समाप्त करने में सक्षम होंगे। आखिरकार उस द्वीप पर 3 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि हैं। ये 30,000 सैन्य गुण हैं। द्वीप पर अन्य कॉर्प्स रेस काश्तकारों को जोड़कर उन सभी को मारने के बाद हम अर्जुन देव पर बढ़त बनाने में सक्षम होंगे। स्वर्गीय आइस पल ने प्रकाश की एक किरण छोड़ी और समूह में चूसा। फिर यह जल्दी से समुद्र के तल में डूब गया। शांतिपूर्ण ड्रैगन वुड स्टार की असली अराजकता शुरू होने वाली थी। अर्जुन देव, वरुण और बीरांशु सभी को लगा कि उनकी योजना फुलप्रूफ है। कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। बीरांशु के लक्ष्य द्वीप को स्वर्गीय पवन द्वीप कहा जाता था। द्वीप पर सबसे प्रसिद्ध संसाधन स्वर्गीय पवन घास थी, जो एक आत्मा जड़ी बूटी थी जिसमें हवा जिम्मेदार ऊर्जा होती थी। हालांकि ये ब्लैक पैटर्न वाले सोने जितना कीमती नहीं था, लेकिन इसमें बहुत कुछ था। इसके अलावा विभिन्न विशेषताओं की क्रिस्टल खदानें भी थी। कॉक्स रेस ने द्वीप पर भी कई लोगों को तैनात किया था। स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत 3 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि थे। बाकी ज्यादातर अवर ग्रेड मार्शल ऋषि और अर्धऋषि थे। केवल 10 मेडल ग्रेड मार्शल ऋषि थे। आखिरकार यह लाश दौड़ का मुख्य शिविर नहीं था। यहां बहुत अधिक सैनिकों को तैनात करने की आवश्यकता नहीं थी। यह वह जानकारी थी जो बीरांशु को मिली थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसकी बार-बार जांच और सत्यापन किया था। दोनों पक्षों की ताकत के आधार पर कुलीन मार्शल ऋषियों का उनका समूह निश्चित रूप से 2 घंटे के भीतर द्वीप पर सभी कॉर्प्स रेस काश्तकारों को मारने में सक्षम होगा। इससे न केवल बुशन पैलेस के पक्ष का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनकी सैन्य योग्यता भी अर्जुन देव से आगे निकल जाएगी। रात के आकाश के नीचे एक विशाल बर्फ का मोती चुपचाप स्वर्गीय पवन द्वीप के समुद्र तट पर पानी से बाहर कूद गया। उसके बाद प्रकाश की एक चमक आई और बीरांशु ने स्वर्गीय बर्फ के मोती को दूर कर दिया। हेवनली विंड आइलैंड पर चुपके से हमला करने वाले कुलीन मार्शल ऋषि सभी ने खुद को प्रकट किया। बहू जिमेन ने चारों ओर देखा और शांत स्वर्गीय पवन द्वीप को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बीरांशु का स्वर्गीय बर्फ का मोती वास्तव में शक्तिशाली है। हम बिना किसी को देखे यहां आने में कामयाब रहे। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? बीरांशु ने एक लापरवाह मुस्कान प्रकट की और कहा, क्या मुझे अभी भी ये कहने की जरूरत है? स्वाभाविक रूप से हम उन सभी बुद्धों को मार देंगे जिनसे हम मिलते हैं। अगर हम देवताओं से मिलते हैं तो हम देवताओं को मार डालेंगे। हम हेवनली विंड आइलैंड में स्वीप करेंगे और उन सभी को मार देंगे। सर्वोच्च सैन्य योग्यता स्थापित करेंगे। बीरांशु के शब्दों ने तुरंत उसके पीछे के लोगों की गर्म खून को भड़का दिया। उन सभी ने अपने शरीर में स्वर्गीय ऋषि कानूनों को सक्रिय किया और बीरांशु के साथ मिलकर आगे बढ़े। 20 कुलीन मार्शल संतों के नेतृत्व में रास्ते में गश्त करने वाली राक्षसी लाशें संपर्क में आने पर उखड़ गई। बीरांशु ने नेतृत्व किया। वो अपनी हथेली से एक भी आदान प्रदान नहीं कर सका। राक्षसी लाशें झुंड में गिर गई। जब वे द्वीप के केंद्र में पहुंचे तो बीरांशु अचानक रुक गए। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसने कहा, क्या गलत है? रास्ते में हमने केवल लाश दौड़ राक्षसी लाशें देखी। हमने एक भी कॉर्प्स रेस कल्टिवेटर नहीं देखा। दूसरों को केवल हत्या की परवाह थी। इसके अलावा बीरांशु के पहले के शब्दों ने उन्हें उकसाया था, इसलिए उन्हें अपने दिलों में कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। उन सभी ने सोचा कि यह स्वर्गीय पवन द्वीप पहले से ही एक मृत द्वीप था। अब जब उन्होंने बीरांशु की याद सुनी
तो वे इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सके। वास्तव में यही मामला था। ये सही है, एक भी लाश दौड़ की खेती करने वाला क्यों नहीं है? मुझे मत बताओ कि वे सब छिप रहे हैं। ये बहुत उबाऊ होगा। बीरांशु ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने कहा, जल्दी करो, चलो चलते हैं। हम बेनकाब हो गए हैं। हम घात लगाकर हमला कर रहे हैं। ये देखकर कि दूसरों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, बीरांशु उठे और बिना किसी परवाह के पीछे हट गए पहले जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने एक भी कॉर्प्स रेस्ट कल्टीवेटर नहीं देखा जिससे वे राक्षसी लाशों को मारने लगे। स्पष्ट रूप से लाश दौड़ उन्हें द्वीप के केंद्र में लुभाना चाहती थी। यदि यह घात नहीं होता तो यह और क्या हो सकता था? हालांकि बीरांशु यह पता नहीं लगा सके कि यह खबर कैसे निकली। इसके अलावा लाश दौड़ ने पहले से व्यवस्था भी कर ली थी। बीरांशु, तुम अब जाने की सोच क्यों रहे हो? क्या आप पहले नहीं कह रहे थे कि आप स्वर्गीय पवन द्वीप के माध्यम से स्वीप करने जा रहे थे? रात के आकाश में बीरांशु के सामने एक आकृति दिखाई दी जिसने उसका रास्ता रोक दिया। मौत क्यूई बाहर निकल गई क्योंकि इस व्यक्ति ने पीछे हटने वाले बीरांशु पर हथेली का प्रहार किया। अंडरवर्ल्ड फायर सॉवरेन का वंशज वरुण, जब बीरांशु ने इस व्यक्ति का रूप देखा तो उसका दिल डूबे बिना नहीं रह सका। इस बार चीजें बहुत आगे बढ़ सकती हैं। अप्रत्याशित रूप से वरुण भी आ गए। दोनों की हथेली की टक्कर हो गई और वे दोनों 100 कदम पीछे चले गए। बीरांशु के पास अपनी हथेली में घूम रही डेथ क्यूई को बिखेरने का समय नहीं था। एक और व्यक्ति हवा में दिखाई दिया। बीरांशु को सांस लेने का मौका दिए बिना इस व्यक्ति ने उसे हथेली के प्रहार के साथ ब्लैक मोनार्क द्वीप समूह में वापस भेज दिया। हमला करने वाला व्यक्ति करमवीर था जो वरुण के साथ आया था। हालांकि करमवीर बीरांशु से कमजोर थे, लेकिन वो वरुण के साथ काम करने के लिए काफी थे। पैंग पैंग पैंग, चमकदार पत्थर हवा में उठे और उज्जवल प्रकाश थोड़ा थोड़ा करके विस्फोट हुआ जिससे पूरा आकाश रोशन हो गया, जिससे ये दिन के समय जितना उज्जवल हो गया। अर्जुन देव ने 4 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों को कॉर्प्स रेस्ट कल्टीवेटर्स, मेडल ग्रेड मार्शल सेज, अवर ग्रेड मार्शल सेज और समूह के चारों ओर भयानक राक्षसी लाशों के बड़े समूहों का नेतृत्व करते देखा। आकाश में लाश दौड़ के 3 किंग ग्रेड युद्धपोत थे। उन सभी को शक्तिशाली बार ड्रैगन की लाशों से परिष्कृत किया गया था। उनके मुंह में एक भयानक डेथ क्यूई थी और उनकी रक्तलाल आंखें अतुलनीय रूप से भयावह थी। जब ब्लैक मोनार्क द्वीप के 2 वाइस आइलैंड मास्टर्स बीरांशु, बहुजिमेन और पीक मेडल ग्रेड मार्शल सेज के समूह ने इस लाइनअप को देखा तो वे सभी मूर्खतापूर्ण रूप से भयभीत थे। उनके चेहरे राख हो गए। ये लाइनअप व्यावहारिक रूप से पूरी कॉर्प्स रेस्ट सेना को बाहर ले जा रही थी। क्या चल रहा है? क्या ये एक गुप्त हमला नहीं था? हम एक जार में कछुओं की तरह कैसे समाप्त हो गए? बीरांशु, क्या चल रहा है? 2 वाइस आइलैंड मास्टर्स बहुत चिंतित महसूस कर रहे थे। वे दोनों चौंक गए और गुस्से में थे। इस तरह के लाइनअप के साथ वे कैसे जीवित रह सकते हैं? बीरांशु ने उन्हें अंदर किया था। बहुजिमेन की आंखों में भय भर गया। इस समय वो पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, बीरांशु, हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे कॉर्प्स रेस्ट विशेषज्ञ और 3 किंग ग्रेड युद्धपोत हैं। हम निश्चित रूप से मर चुके हैं। सम्राट रुद्र के किले को पकड़े होने के कारण जिमेन कबीले के पास निश्चित रूप से अपनी रक्षा करने के लिए कुछ साधन होंगे। हालांकि बहुजिमेन ने मन ही मन सोचा कि ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी रक्षा करने के लिए जो गुप्त खजाने थे वे पर्याप्त नहीं होंगे। बीरांशु ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा दृश्य पहले भी देखा था। घबराए हुए भाव के बाद वह शांत हो गया और बोला, तुम्हारे परदादा सम्राट रुद्र है। आखिरकार ये वरुण तुम्हें नहीं मारेगा। अधिक से अधिक वो आपको कैद कर लेगा और आपके परदादा से कुछ पैसे वसूलेगा।
जब बहू जिमेन ने यह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति और भी भद्दा हो गया। वह एक उत्कृष्ट प्रतिभा थी, फिर भी वो युद्ध के मैदान का कैदी बन गया था। उसके लिए यह मौत से भी बदतर था। जहां तक 2 वाइस आइलैंड मास्टर्स की बात है, यदि ये बाई गलत नहीं है तो ब्लैक मोनार्क द्वीप के द्वीप मास्टर ने खबर लीक कर दी। आप इसके लिए इस बाई को दोष नहीं दे सकते। 2 वाइस आइलैंड मास्टर्स के चेहरे डूब गए। उन्होंने एक स्वर में कहा, यह असंभव है। आइलैंड मास्टर के बेटे की लाश दौड़ के हाथों मृत्यु हो गई। वह दुश्मन को कैसे धोखा दे सकता है? वह आपकी योजना को मंजूरी देने वाले पहले व्यक्ति थे। बीरांशु ने सोचा, क्या इससे भी ऊंचे रैंक का कोई जासूस हो सकता है? हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। तो क्या हुआ अगर यह था? तो क्या हुआ अगर ऐसा नहीं था? आज वह बीरांशु अपनी बुद्धि के अंत में था। अपने आप को अपंग करो और आत्मसमर्पण करो। मैं तुम्हें जीने का मौका दूंगा, अन्यथा आप सभी मर जाएंगे। अनंत शाप के लिए भेज दिया जाएगा। वरुण ने गंभीर और कठोर अभिव्यक्ति के साथ उदास होकर कहा। वरुण के हाव भाव गंभीर और कठोर हो गए क्योंकि वो गहरी आवाज में बोल रहा था। तुरंत सभी लाश जाति के किसान चिल्लाए, अपने आप को अपंग करो और अपने आप को आत्मसमर्पण करो। उनकी आवाजें समुद्र की लहरों की तरह थी, जो बिना किसी अंत के सभी दिशाओं में गूंज रही थी। इन आवाजों से पहले ब्लैक मोनार्क द्वीप के कुलीन मार्शल ऋषियों का मनोबल गिर गया। उन्हें लगा कि कोई रास्ता नहीं है। उनमें लड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। कैदी बने? जब बीरांशु ने इस बारे में सोचा तो उन्होंने एक दृढ़ भाव प्रकट किया। अगर वह वास्तव में कैदी बन गया तो वह बस अपना जीवन समाप्त कर लेगा। पूर्व से चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक उद्घाटन करूंगा। आप बच सकते हैं या नहीं, यह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। बीरांशु ने पूर्व की रक्षा कर रहे 4 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों पर नजर डाली। हालांकि वो बिल्कुल भी आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहा था। नाइट लाइट स्टोन्स की रोशनी के तहत द्वीप दिन की तरह उज्ज्वल था। वरुण को लोगों के इस समूह के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उन सभी की मुट्ठी में जीत के भाव थे। लोगों के इस समूह को मारने के बाद ब्लैक मोनार्क द्वीप पूरी तरह से रक्षाहीन हो जाएगा। उसके बाद वे एक रात का हमला करेंगे और रक्षा की अंतिम पंक्ति को तोड़ देंगे। फिर मड्डी स्काई गेट के साथ वे बुशन पैलेस के मुख्यालय पर एक पिंसर हमला करेंगे। लाश शोधन पूल के साथ ड्रैगन वुड स्टार का पतन केवल समय की बात थी। जैसा कि वरुण को उम्मीद थी, सब कुछ उनके नियंत्रण में था। वो बहुत आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था क्योंकि उसने अपना हाथ लहराया, हमला करने का आदेश देने की तैयारी कर रहा था। मजबूत कुलीन टीम कम से कम एक मेडल ग्रेड मार्शल ऋषि थी। उनके पास असीमित युद्ध कौशल होना चाहिए और अपनी पकड़ बनाने में सक्षम होना चाहिए। अब जब उन्होंने अपनी सारी लड़ाई की भावना खो दी थी तो उनके चेहरे राख हो गए थे। उन्हें लगा कि स्थिति को उलटने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो, वे मौत से बच नहीं सकते थे। गड़गड़ाहट। ठीक इसी समय घेरे के पूर्व से चौंकाने वाली चीखें सुनाई दी। एक श्वेत आकृति के नेतृत्व में 20 लोगों की एक टीम आगे बढ़ी। अप्रत्याशित रूप से लाश की दौड़ में कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। नाइट लाइट स्टोन्स की रोशनी में वो सफेद आकृति बहुत चमकीली लग रही थी। जब उसने हमला किया तो एक शक्तिशाली कृपाण की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसके पूरे शरीर ने एक तेज रोशनी बिखेर दी और एक बैंगनी बिजली का ताबीज उसके सिर के ऊपर तैर रहा था। बिजली के ताबीज पर सुनहरी रोशनी की 4 किरणें बह रही थी। कभी कभी ये सुनहरी रोशनी की किरणें छोड़ता था। उसे एक पल के लिए भी कोई नहीं रोक सका। उसके पीछे युवा पीढ़ी के 20 युवा थे। बीरांशु की एलिट टीम की तुलना में वे काफी कमजोर थे। हालांकि वे सभी लड़ने की भावना से भरे हुए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था।
उन्होंने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाते हुए क्रूरता से हमला किया। वे चौंकाने वाली युद्ध क्षमता के साथ सामने आए। उस सफेद आकृति के नेतृत्व में इस टीम ने चमत्कारिक रूप से एक पल में घेरे में एक छेद कर दिया। अर्जुन देव ने एक के बाद एक मुक्के मारकर 4 सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज को पीछे धकेल दिया। उन्होंने उन्हें साथ काम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। जैसे ही उनके बाल फड़फड़ाते थे, उनके सफेद वस्त्र खून से लाल रंग में रंगे हुए थे। भाई वरुण, 2 साल हो गए हैं, हम फिर मिलते हैं। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी की दूर की किंवदंती ने लाश जाति के एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि को वापस खटखटाने के लिए वाइटल क्यूई, मैजिक एनर्जी और क्विंटेसेंस को विलय कर दिया। अर्जुन देव मजबूती से खड़े रहे और शांति से अंडरवर्ल्ड फायर सॉवरेन के वंशज वरुण को देखा। अर्जुन देव की किंवदंतियों को गाते हुए सभी दिशाओं में ऋषिजन्य संगीत गूंज रहा था। जैसे ही सुनहरी रोशनी चमकी, अर्जुन देवरात के आकाश में एक दिव्य प्राणी की तरह लग रहे थे, जिससे हर कोई आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। वरुण के विचार एक पल के लिए अराजक हो गए। अर्जुन देव इस समय इस स्वर्गीय पवन द्वीप पर क्यों आए? वरुण अकेले नहीं थे जो इसका पता नहीं लगा सके। बीरांशु और अन्य, जिन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वे स्थिति को उलट नहीं सकते हैं, जब उन्होंने अर्जुन देव को देखा जो स्वर्ग से उतरते एक दिव्य सैनिक की तरह थे। बीरांशु, बहु जिमेन, अगर आप अभी नहीं छोड़ेंगे तो आप कब जाएंगे? जब अर्जुन देव ने स्तब्ध बीरांशु, बहु जिमेन और कुलीन मार्शल ऋषियों को देखा तो वह चिल्लाए बिना नहीं रह सके। उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। लोगों का समूह एक सपने से जागता हुआ लग रहा था। वे जल्दी से अर्जुन देव की दिशा में चले गए, अपने क्लोन का उपयोग करते हुए। वरुण ने प्रतिक्रिया दी। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उसने ठंडे स्वर में कहा, अच्छा समय, हम उन सभी से एक ही बार में निपट सकते हैं। सभी लाश दौड़ के किसान, मेरे आदेशों पर ध्यान दें। उन्हें घेर ले और उन सभी को मार डालो। एक भी को जीवित मत छोड़ो। हाँ, उन सभी से एक ही बार में निपटे। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों को मैं अर्जुन देव बचाना चाहता हूं, उन्हें पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। आइए देखें कि आप, वरुण, एक ही बार में उन सभी से कैसे निपटने जा रहे हैं। अर्जुन देव ने अकेले ही लाश की दौड़ के 4 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों से लड़ाई लड़ी। फिर उसने अपना मुंह खोला और ड्रैगन गेट के युद्धपोत को थूक दिया। हाउटियन संप्रदाय के शिष्य ड्रैगन गेट के युद्धपोत पर सवार हों। जतिन, जियान देव और फरहालियू, आप तीनों उन्हें प्राप्त करने के लिए युद्धपोत चलाते हैं। मैं पीछे लाऊंगा। सभी दिशाओं से घनी ज्वार जैसी लाश दौड़ की सेना को देखते हुए अर्जुन देव को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस हुई। अर्जुन देव के सफेद वस्त्र लहरा रहे थे क्योंकि वो ऊंची जमीन पर मजबूती से खड़े थे। उसका दिल शांत था और उसके विचार स्पष्ट थे। जतिन का 3 लोगों का समूह ड्रैगन गेट के युद्धपोत से बहुत परिचित था। जब वे ड्रैगनवुड स्टार में आए तो जिज्ञासु जूनियर्स के एक समूह ने ड्रैगन गेट के युद्धपोत को उल्टा कर दिया था। युद्धपोत ने तेजी से उड़ान भरी, तुरंत भीड़ को पार करते हुए बीरांशु और अन्य लोगों के सामने पहुंच गया। जब इन लोगों ने ड्रैगन गेट के युद्धपोत को देखा तो वे आनंदित हुए और उस पर कूद पड़े। यह देखकर कि सभी 20 लोग युद्धपोत पर कूद गए थे, जतिन ने तुरंत ड्रैगन गेट के युद्धपोत को आकाश में उड़ने के लिए नियंत्रित कर लिया। हालांकि 3 कॉर्प्स रेस किंग ग्रेड युद्धपोतों ने इसे अवरुद्ध कर दिया। जियान देव, तोपों और प्रणोदन तीरों को नियंत्रित करें। आप में से बाकी ड्रैगन गेट के युद्धपोत के सुरक्षात्मक अवरोध को बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। आओ और इन 3 बदबूदार ड्रैगन के साथ खेलें। आइए उन्हें दिखाएं कि राजाओं के समूह को दबाने का क्या मतलब है। जतिन जोर से हंसा। वह 3 कॉर्प्स रेस किंग ग्रेड युद्धपोतों से अपना रास्ता अवरुद्ध करने से नहीं डरता था। युद्धपोत पर अन्य हाउटियन संप्रदाय के शिष्य भी उत्साह से इधर-उधर दौड़े। जब बीरांशु और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे सभी गहराई से भ्रमित हो गए।
लोगों के इस समूह का मनोबल इतना ऊंचा कैसे हो सकता है? जब जमीन पर मौजूद अर्जुन देव ने ड्रैगन गेट के युद्धपोत को हवा में उठते देखा, तो वो अपने सामने की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंद मंद और आराम से मुस्कुराया। अच्छी तरह से प्रशिक्षित कॉर्प्स रेस काश्तकारों ने अर्जुन देव को परतों में घेरते हुए राक्षसी लाशों को नियंत्रित किया। केंद्र में 16 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों ने अर्जुन देव पर हमला करने के लिए मिलकर काम किया। ऐसी स्थिति बेहद खतरनाक थी। यहां तक कि अगर एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज यहां होते तो भी उनके पास अच्छा समय नहीं होता। हालांकि अर्जुन देव को पहले से ही पता था कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। लाश जाति के 16 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि और अर्जुन देव के बीच की लड़ाई ने एक बड़े क्षेत्र को कवर किया। बाहर लाश दौड़ के काश्तकारों ने युद्ध के मैदान को घेर लिया और हस्तक्षेप नहीं कर सके। जैसे ही अर्जुन देव 16 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों के चारों ओर घूमते थे, उनकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था। उन्होंने बहुत पहले ही ऐसी स्थिति की उम्मीद कर दी थी। अर्जुन देव को सभी लाश दौड़ के काश्तकारों से निपटने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें केवल इन 16 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों से निपटने की जरूरत थी। कोई बाहरी व्यक्ति इतनी बड़ी लड़ाई में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अकेले शॉक वेव्स उन्हें पाउडर में कुचल सकती है। यही कारण था कि अर्जुन देव ने अपने भागने के रास्ते को काटने का साहस किया। वरुण और करमवीर हवा में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। जब उन्होंने अर्जुन देव को लाश जाति के 16 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों के साथ व्यवहार करते देखा, तो वे कुछ आश्चर्यचकित रह गए। करमवीर ने सदमे में कहा, अर्जुन देव की ये मूवमेंट तकनीक वाकई डरावनी है। वो न केवल बेहद तेज है, बल्कि अपनी चपलता पर भी उसका पूरा नियंत्रण है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना तेज है, वो अपनी इच्छानुसार रुक सकता है और इच्छानुसार बदल सकता है। ऐसा लग रहा है कि वह 16 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों से लड़ रहा है, लेकिन वास्तव में वो एक समय में एक व्यक्ति से लड़ रहा है। वरुण की निगाहें बहुत तेज थी। जब उन्होंने युद्ध शुरू होने के बाद अर्जुन देव ने जो काला वस्त्र पहना था, तो उन्होंने कहा, समस्या उस काले लबादे के साथ होनी चाहिए। हालांकि वह चीज किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर नहीं है। मुझे लगता है कि ये कई किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर की तुलना में अधिक व्यावहारिक है। उन्होंने कहा, सीक्रेट ट्रेजर कितना भी अच्छा क्यों न हो, अर्जुन देव आज निश्चित रूप से मर जाएंगे। अप्रत्याशित रूप से वो बेहद साहसी है। अकेले हमारी कॉर्प्स रेस सेना को रोकने का साहस करता है। क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि है? वरुण का स्वर ठंडा हो गया क्योंकि वो भावशून्य होकर बोल रहा था। उसने गुप्त रूप से सत्ता जमा कर ली। अर्जुन देव को घातक झटका देने के लिए किसी भी क्षण हमला करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही अर्जुन देव 16 सुपीरियर ग्रेड मार्शल संतों के चारों ओर घूमते थे, उन्हें जल्दी से उनकी ताकत की स्पष्ट समझ प्राप्त हो गई। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और अपने पीछे एक बात की छवि छोड़ गई। एक पल में वह 16 के सबसे कमजोर कॉर्प्स रेस मार्शल सेज के सामने पहुंच गया। 3 या 4 हमले एक पल में बाद की छवि पर प्रहार करते हैं। बाद की छवि पूरी तरह से बिखर जाने से पहले केवल एक पल के लिए रुकी रही। ये वो क्षण था जिसने अर्जुन देव को जीवित रहने का मौका दिया। अर्जुन देव ने अपने रैंक 3 ऋषि शरीर को प्रसारित किया और 4-5 हमले किए। फिर उसने मुक्का मारा और देवताओं को नीचे उतरते हुए मार डाला। जैसे ही उसकी आभा बढ़ गई, उसके शरीर से प्रकाश चमक उठा। एक मुक्के के साथ हजारों कीमती कृपाण हवा में गूंज उठे। कृपाण का इरादा अद्वितीय था। अर्जुन देव की मुट्ठी की नोक से ब्लेड क्यूई की लहरें निकली। उस आदमी की दाहिनी आस्तीन टुकड़े टुकड़े हो गई थी, क्योंकि उसका मांस और खून थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल गया था। तेज ब्लेड क्यूई के तहत आदमी का दाहिना हाथ जल्द ही एक कंकाल में बदल गया था। क्या है? क्या का? बिजली फट गई और कंकाल चकनाचूर हो गया। अर्जुन देव का मुक्का, जो उनके युद्ध कौशल से 10 गुना अधिक था, ने सीधे उस व्यक्ति का दाहिना हाथ चकनाचूर कर दिया। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और खींच लिया।
जैसे ही दूसरा पक्ष बुरी तरह चिल्लाया, उसने दूसरे पक्ष की बाई कलाई पकड़ ली। विद्युत ऊर्जा के तार तेज चाकू की तरह थे, क्योंकि वे दूसरे पक्ष के शरीर में घुस गए, इसके माध्यम से परत दर परत टुकड़ा कर रहे थे। एक सौम्य स्पिन के साथ अर्जुन देव ने इस कॉर्प्स रेस कल्टिवेटर को उड़ते हुए भेजा। आसपास के सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों ने उन्हें घायल करने के डर से उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की, जिससे अर्जुन देव के लिए एक बड़ी जगह बची थी। वरुण, पकड़ो! एक तेज हवा चली और अर्जुन देव बेतहाशा चारों ओर नृत्य करने लगे। अचानक वह चिल्लाया और इस कॉर्पस रेस मार्शल सेज के शरीर को तोप के गोले की तरह हवा में शो देख रहे वरुण की ओर फेंक दिया। वरुण हमेशा से क्यूई को स्टोर कर रहा था। अर्जुन देव को मारने की तैयारी कर रहा था जब उसने एक उद्घाटन का खुलासा किया। वो अर्जुन देव से ऐसा करने की उम्मीद कैसे कर सकते थे? वरुण को समझ नहीं आ रहा था कि इसे पकड़ना है या नहीं। अंत में उसने अपने दांत भींच लिए और उसे पकड़ने का फैसला किया। अन्यथा अगर उसे इतने सारे कॉर्प्स रेस काश्तकारों के सामने उड़ने वाले व्यक्ति के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं होती, तो ये बहुत निराशाजनक होता। वरुण का चेहरा डूब गया और उसने अपने हाथ फैलाए। एक पल में उसने उड़ते हुए कॉर्प्स रेस मार्शल सेज को मजबूती से पकड़ लिया। तेज हवा चली, जिससे वरुण के लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, कितनी मजबूत ताकत है, कम से कम 1000 टन बल। बैंग! जैसे ही वरुण ने यह सोचा कि उसके हाथ में लाश दौड़ के कल्टिवेटर का शरीर अचानक फट गया। हजारों इलेक्ट्रिक कृपाण क्यूई, जिसमें एक विशाल और शुद्ध कृपाण का इरादा होता है, जो सभी दिशाओं में बिखरा हुआ है। प्रकाश बहुत चकाचौंध था, तुरंत नाइट लाइट स्टोन की रोशनी को मात दे रहा था। इसके बीच में मौजूद वरुण समय रहते चकमा नहीं दे सके। विस्फोट ने उसे वापस खटखटाया और उसने खून की उल्टी कर दी। वरुण के बगल में खड़े कर्मवीर की हालत ज्यादा बेहतर नहीं थी। कृपाण क्यूई ने उसके पूरे शरीर को घावों में ढक दिया। यदि सीक्रेट ट्रेजर इनर वेस्ट उनकी रक्षा नहीं करता है, तो वे गार्ड से पकड़े जाने से मर सकते हैं। अर्जुन देव ने जोर से हंसते हुए कहा, वरुण भाई, आप बहुत कुशल हैं। अप्रत्याशित रूप से आपने इसे इतनी सटीक रूप से पकड़ा। ये जियो विस्मय में है। अर्जुन देव ने छलांग लगाई और हवा में उड़ गए। तुरंत 3 या 4 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों ने उड़ान भरी और उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया। कुछ सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों ने उसे किनारे कर दिया। उसे पक्षों में भागने से रोकने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। पलक झपकते ही इन सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों ने अर्जुन देव को फिर से घेरते हुए बड़ी मौन समझ दिखाई। हालांकि इस बार अर्जुन देव का लड़ाई जारी रखने का इरादा नहीं था। उसकी चेतना के समुद्र में जादुई ऊर्जा तेजी से बढ़ी और सूख गई। अर्जुन देव ने अचानक ऊपर देखा। अचानक उसके सामने सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में हजारों कृपाण छेद कर रहे हों, छेद से छलनी हो गए हों और बिना किसी पूरी लाश के मर रहे हों। वो पूरी तरह से डर गया था। मूर्ख! जब उस सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया, तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने शरीर को रगड़ सकता था और दूसरों को भ्रमित करते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था। एल्डर केशव, सावधान रहो! बाकी लोग जल्दी से चिल्लाए। इस समय वे कैसे विचलित हो सकते हैं? अर्जुन देव हवा में उड़ते हुए बिल्कुल भी धीमा नहीं हुए। शव जाति का बूढ़ा व्यक्ति, जिसका परिवार का नाम केशव था, अचंभे में था। वह जीवन और मृत्यु के बीच अंतर नहीं बता सकता था। मृत्यु की वह पहले की भावना बहुत वास्तविक थी। अर्जुन देव ने लात मारी और कृपाण की रोशनी चमक उठी। केशव के परिवार के नाम वाले बूढ़े व्यक्ति का सिर तुरंत उड़ गया। केशव नाम वाले बूढ़े व्यक्ति के मन में केवल एक ही विचार था, इस बार वो वास्तव में मर चुका है। अर्जुन देव के सैन्य योग्यता पदक पर 2 चमकीले बैंगनी रंग की खोपड़ियां दिखाई दी। उन्होंने आसानी से 20,000 सैन्य गुण प्राप्त किए। घेरा भी एक पल में टूट गया। आकाश ऊंचा था और अर्जुन देव को रोकने के लिए कोई नहीं बचा था।
काका, क्या का। रास्ते में सम्राट ग्रेड राक्षसी लाशों को एक चाल चलने के लिए अर्जुन देव की भी आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन देव के मजबूत भौतिक शरीर ने उन्हें चकनाचूर कर दिया। अर्जुन देव ने असीम रूप से क्रूर होकर आगे बढ़ाया।